तो आज की शुरुआत हम उन दो डाउट से करते हैं जो आपको सेंड भी कर दिए गए हैं। दो ही क्वेश्चन थे, तो पहले तो हम वही दो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देख तो लिए ना आपने वो सवाल? हाँ भाई बताओ, मैंने ग्रुप पे सेंड किए थे, देखे होंगे ना आपने? एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा था कि 14 मीटर की हाइट से, हाइट है 14 मीटर, और यहां एक बच्चा है 1 मीटर और हाइट है। बोला 15 मीटर की हाइट से ये कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है यू स्पीड से, और यहां एक ऐसा कोलिजन है कि जितनी स्पीड से भी ये बॉल टकराएगी उससे आधी स्पीड से बॉल उठ के चलती है। ये एनर्जी लॉस होता है ड्यूरिंग कोलिजन। तो बोला है कि यू कितनी रखें कि बस ये दोबारा उसके हाथ में जस्ट पहुंच ही जाए, यानी कि यहां पहुंच के इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। सवाल आ गया ना समझ क्या है? एक क्वेश्चन उसमें ये था कि यहाँ कितनी ये स्पीड दे यू। अगर देखो, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता तो v स्पीड से ये वापस चलती, तो ये u स्पीड से ही उसके हाथ में आती, लेकिन अब जस्ट पहुंचनी है। तो आपको एक बार यहां से यहां और एक बार यहां से यहां इक्वेशन लगानी है। एक्सेलरेशन दोनों ही बार नीचे की तरफ है g। तो देखो a टू b अगर आप इक्वेशन लगाते हैं a टू b, तो ये बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 14 और 1 15, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 300, और यू कैन से v इज इक्वल टू, चलो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 300। एक इक्वेशन ये बनी। ये तो क्लियर है a से b की जो इक्वेशन है, ठीक है। हर्षित आप हो क्लास में कि नहीं हो अभी? हर्षित? यस सर। ठीक है, तो समझिए इसको ध्यान से। अब b टू a अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v/2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि आप इस बार आपने ऊपर वाली डायरेक्शन मानी है पॉजिटिव और g नीचे है, 2 इंटू जी इंटू h आपका है 15 मीटर। तो ये बना v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 300। हाँ जी बताओ, आगे यहां से, यानी कि आपका v स्क्वायर आ रहा है 1200। इसको यहां पुट किया, 1200 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 300, तो यहां से यू स्क्वायर आ गया 900, और यहां से आपका जो u आएगा दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये पहला सवाल समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलिए। हर्षित आप बोलो, पहला क्वेश्चन क्लियर है कि? हर्षित जवाब दीजिए यार। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, कट कट क्या आ रही है यार थोड़ा बहुत अगर सुनाई दे रहा हो तो ये बताओ, ये समझ आ गया ये सवाल? आ गया सर। ये आवाज नहीं आ रही तो कैसे क्या करें? रुको 1 मिनट। हाँ जी अभी बताओ, आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? बच्चों आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। ठीक है। दूसरा जो इनका क्वेश्चन था,
आप सभी ने भी देखा होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, विंडो वाला सवाल था। फोर्थ फ्लोर पे एक 5 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, कहीं ऊपर फोर्थ फ्लोर पे एक 5 मीटर हाइट की विंडो है, ये है। और ये कहा गया है कि इसमें जब एक इंसान देखता है तो उसको ऊपर जाने और आने में विंडो में से बॉल 2 सेकंड का मोशन दिखता है उसको। कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहां तक गया होगा, और वो नीचे आ रहा है, तो आदमी को 2 सेकंड तक वो पार्टिकल नजर आया है, मतलब 1 सेकंड तक यहां नजर आया है और 1 सेकंड तक यहां नजर आया है। तो आपको उसमें ये बताना था कि ये बॉल कितनी और ऊपर गई होगी। सवाल यही था ना कि विंडो के टॉप हाइट से कितनी और ऊपर बॉल गई होगी। क्या हुआ, पहले इसका मतलब नहीं आया था समझ में नहीं आया सर, क्या है? ठीक है, फिर भी मैं चलो एक बार कर ही देता हूँ क्या है। मान लो यहां इसकी स्पीड है u, सपोज यहां इसकी स्पीड u है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे v 0 होगा, तो अगर यहां स्पीड u है तो यहां भी स्पीड u होगी। तो आप पहले u निकाल लो, इधर से तो ये u निकाल लो, इधर से नीचे आने में एक्सेलरेशन है g, यहां से लेके यहां तक मैंने इक्वेशन लगाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना 5 मीटर, टाइम लगा 1 सेकंड, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू यू प्लस 5। तो यहां से u कितना आ गया 0। इसका मतलब इस जगह उस बॉल की वेलोसिटी 0 थी, मतलब यहां भी उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो यही उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो क्या इससे ऊपर बॉल गई होगी? नो सर। तो इससे ऊपर बॉल नहीं गई होगी। ये अक्षय जी कह रहे हैं एंट्री दे दो। कौन है भाई होस्ट? एक बार देखना, अगर कोई बच्चे वेटिंग में हो तो एंट्री दीजिए प्लीज, जो भी होस्ट हैं। सर इसमें टाइम 1 सेकंड थोड़ी लेंगे। क्यों टाइम दे रखा है कि 2 सेकंड तक वो विंडो से दिखती रही है बॉल। आपके सवाल में दिया है कि 2 सेकंड तक वो बॉल अप और डाउन जाते समय विंडो में दिखती रही है। यस सर। इसका मतलब बाई सिमेट्री 1 सेकंड ऊपर जाने का टाइम और 1 सेकंड नीचे आने का टाइम। तो मैंने तो केवल इधर इधर नीचे वाला मोशन देख के यहाँ की स्पीड निकाल ली कि इधर के मोशन की इनिशियल स्पीड, और वो कितनी आई 0। तो अगर यहाँ 0 है तो जाते समय भी यहाँ स्पीड 0 हो गई थी, तो क्या इससे और ऊपर गई है बॉल? नो सर। हाँ, तो इस तरह से होगा ये। समझ आ गया? और उस सवाल में कंफ्यूजन ये था, बच्चा कई बार, बच्चा क्या यार, वो कंफ्यूजिंग है ये लैंग्वेज कि विंडो इज 5 मीटर हाई, ये लिखना ही थोड़ा अटपटा है। इसका क्या मतलब ले, विंडो जमीन से 5 मीटर हाइट पे है, वैसे चौथे मंजिल पे तो 5 ही मीटर कैसे? विंडो इज 5 मीटर हाई ऐसे नहीं होना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए द स्पैन ऑफ द विंडो इज 5 मीटर। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, वो आपकी भी मिस्टेक नहीं है, उसमें कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बना रखी थी। तो चलो, आज कुछ ज्यादा डाउट्स तो आप लोगों ने भेजे नहीं जैसे कल की तरह, तो अब हम कुछ चीजें और कवर करते हैं इसमें। एक तो ये बताओ, जैसे एक तो ये सिस्टम है, यहां वहां से m, क्योंकि आपका न्यूटन स्लो भी तो आ रहा है इसमें, और यहां वहां से 2m, और एक ये सिस्टम है, यहां वहां से m, और यहां ऐसे दिखा रखा है 2mg। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है?
यस सर। हाँ जी भी, कैसे इतनी जल्दी कैसे आपने बताया इक्विवेलेंट है? आप एक्सेलरेशन बताओ एम मास की दोनों केसेस में। वेटिंग रूम में सर कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? एंट्री नहीं मिली सर। वो कह तो दिया मैंने भी यार, बोल दिया इनको। भाई होस्ट कौन है? मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? कौन कौन है वेटिंग रूम में? एक तो अक्षय भी वेटिंग रूम में, अभी आ रहा था उसका मैसेज। प्रशांत का मैसेज आया था। तो कौन है होस्ट? स्कूल से संभाल रहे होंगे। अरे अनूप या जो भी है, एक बार एंट्री दो भाई बच्चों को। मिल गई, मिल गई। ठीक है। चलो आप, मैंने सामने ये लिखा है तो आप ये बताओ, इसमें एम मास की एक्सेलरेशन क्या होगी और इसमें एम मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, और क्या दोनों सेम है कि नहीं है? ये सवाल आया था IIT 1984 में, बहुत ही पहले आया था, लेकिन चीजें रिपीट होती हैं। टेंशन है वो। हाँ, जब भी कभी किसी रस्सी में ऐसे दिखाया जाता है सो दैट इज द टेंशन, यानी कि आपको ये बता दिया कि इस रोप में टेंशन 2 mg है। ये मासलेस, फुली मासलेस रोप है, तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ टेंशन कितनी है, 2 mg। जबकि नीचे नीचे कितना फोर्स लग रहा है इस पे? mg। आप न्यूटन लॉ लगाओ ऊपर की तरफ, तो 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A2। mg इज इक्वल टू m इंटू A2। तो यहां से A2 कितना आ गया? g आया। इसमें आओ, इस वाले केस में, इसमें तो आपको याद ही होगा, वैसे मैं एक डायरेक्ट भी मेथड बताता हूं। टेंशन एलिमिनेट हो जाती है, अलोंग द मोशन देखोगे तो 2 mg लग रहा है, एंड अपोजिट टू द मोशन लग रहा है mg। क्या डायरेक्ट इक्वेशन आपको लिखनी आती है? यस सर। 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू 3m इंटू a। नहीं तो अपनी अलग अलग बना सकते हो आप, इस पे अलग टेंशन मानते हो, इस पे अलग टेंशन लेते हो, और फिर ये बनाते भी सकते हो। तो ये बन रहा है g इज इक्वल टू 3m इंटू mg इज इक्वल टू 3m इंटू a। m से m गया, तो इधर से जो a1 आ रहा है, a1 वो कितना आ रहा है? g बाई 3। क्या ये समझ आ गया? ठीक है। अब मान लो इसमें ही एक पार्ट और बना दिया जाए। सपोज यूं बना दिया जाए कि ये m है, एक m तो ये है, और इससे नीचे ऐसे दिखा रखा है mg। इसमें निकालो एक्सेलरेशन। देखो यहाँ भी 2 mg जैसा नजर आ रहा है, यहाँ भी 2 mg जैसा, और यहाँ mg और mg 2 mg जैसा, तीनों दिखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। तो आप इसमें बताओ क्या होगा? कर रहे हो सोल्व थर्ड पार्ट? 0 होगी सर। अच्छा, फिर 0 तो इसमें भी होगी, अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं तो। अगर उसमें 0 होगी तो उसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर देखो, मान लो कि एक्सेलरेशन a है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी a है। इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रही है टेंशन t। क्या इक्वेशन बनेगी? ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma।
फिर आप इस पे आओ, इस पे ऊपर टेंशन T, नीचे टेंशन दिखा रखी है कितनी mg, और एक इसका वेट mg, तो इसके नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। एक तो टेंशन mg, एक टेंशन mg, एक वेट mg, तो 2mg माइनस टी बराबर m इंटू ए। बताओ ये समझ आया ना कैसी इक्वेशन बनी है। टेंशन हटाओ, ए लाओ, ऐड कर दो, ऐड किया तो टी से टी कैंसिल, 2mg माइनस mg mg, और उधर बना 2ma, तो यहां से ए जो आया वो कितना आ गया g/2। तो ये थोड़े थोड़े से चेंजेस से ही आंसर चेंज हो रहे हैं। इसका g आया था ना, एक का g/3 आया था, एक का g आया था, एक का g/2 आ गया, एक का 0 आ गया। तो ये चीजें क्लियर तो है ना आपको, ये इस तरह के पुली सिस्टम टाइप। हाँ भाई बताओ, बढ़ूंगा आगे, चलूं फिर इसमें? यस सर। ठीक है, आप लोगों ने आज मतलब डाउट्स बहुत ही कम भेजे, एक बच्चे के 2 डाउट आए केवल। कुछ कर भी रहे हो कि नहीं इनमें ट्राई कहीं से? हाँ भी बताओ। देखो यूं तो ये पूरे पूरे चैप्टर हैं, लेकिन ऐसा है ना कुछ तो मैटर हम कवर करके जाएं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन से, तभी तो चीजें हो पाएंगी। आज भी अभी तो फ्राइडे ही हुआ है, टाइम है आपके पास लगभग। अच्छा ये बताओ, मैं इसी में आपसे पूछता हूं, फ्रिक्शन की मैं बात करता हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताओ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? tan इनवर्स ऐसी थी सर, कुछ ध्यान नहीं। अब ध्यान होना चाहिए ना। अब tan इनवर्स f/n। सुनो, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये अभी चल नहीं पा रहा है, अभी ये चल नहीं पा रहा है मान लो, तो इस पे एक फोर्स तो लगा नीचे, इसका वेट mg, एक लगा नॉर्मल रिएक्शन n, एक नीचे mg, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक ये एक आप लगा रहे हो आगे f, और एक क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है तो रोकने के लिए पीछे क्या लग रहा होगा, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस पे जो ग्राउंड ने जो 2 कॉन्टेक्ट फोर्स लगाए हैं वो एक तो फ्रिक्शन है और एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। इनका जो रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ, इनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, फ्रिक्शन के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए। और फिर यहां से देखें तो tan लैम्डा दैट इज f/n, क्योंकि ये f ही है, f/n। अगर आप बात करें tan लैम्डा मैक्सिमम की, तो वो आ जाएगा f लिमिटिंग बाई n, और f लिमिटिंग आपका होता है म्यू n, याद है ही हमें, n से n गया, तो जो लैम्डा मैक्स आता है, लैम्डा मैक्स दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। कई बार क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ध्यान ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तो वहां पे चीजें फिर गड़बड़ हो जाती हैं। लैम्डा जितना ज्यादा होगा किसी भी इस डायग्राम में, लैम्डा जितना ज्यादा होगा आर का ज्यादा पार्ट फ्रिक्शन की तरफ होगा, इसीलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं कि भाई आर इतना है, ये उधर झुका होगा तो नॉर्मल ज्यादा होगा और इधर झुका होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। समझ आया ना इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलने का क्या कारण है? यस सर। लैम्डा जितना ज्यादा होगा, आर इधर झुका होगा तो उसका ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है tan इनवर्स म्यू। वैसे ये एचवी में भी एक क्वेश्चन था शायद, और ये पूछा भी जा चुका है पहले। अच्छा, ऐसा ही एक एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, वो क्या होता है बताओ? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो बताइए।
हाँ भाई, एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोल देते हैं उसे, इससे कुछ याद आए तो। एंगल जिस पर स्लाइड नहीं होगा ऑब्जेक्ट। हाँ बस वो क्रिटिकल एंगल जहां उसके बाद स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। देखिए ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपका थीटा मैंने लिया, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, और इस ब्लॉक और इसके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज म्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी यही मान लो, वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट थोड़ा बड़ा होता है। आप इसकी स्लोप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा। जिस जगह जाके स्लाइडिंग स्टार्ट होनी है कि उससे ऊपर तो स्लाइडिंग होगी और उससे नीचे नहीं होगी, उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। शायद उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा मैक्स को, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, जिस वक्त स्लाइडिंग स्टार्ट होती है उस वक्त देखो नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, रोकने के लिए पीछे लग रहा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन, बस जस्ट अभी स्लाइडिंग स्टार्ट होनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस यही फोर्सेज है। आप mg के टुकड़े करोगे, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा याद है नहीं तो हमें, mg साइन थीटा, और इधर आएगा mg कोस थीटा। तो आपकी जो इक्वेशंस बनेगी n दैट इज इक्वल टू mg इंटू कोस थीटा, n तो इसके बराबर होगा, और जो f लिमिटिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा, जस्ट अभी स्लाइडिंग स्टार्ट होनी है, और f लिमिटिंग हमारे रूल के अकॉर्डिंग होता है म्यू इंटू n। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट की, f लिमिटिंग की जगह तो mg साइन थीटा, थीटा को मैं अल्फा बोल सकता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू पे हम जा रहे हैं, थीटा को मैंने अल्फा बोल दिया, एंड मतलब एंगल ऑफ रिपोज, और वो है म्यू mg कोस थीटा। mg से mg गया, ये भी अल्फा ही है मैक्सिमम, तो tan अल्फा आपका आ गया म्यू, यानी कि फिर दोबारा से अल्फा आपका क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ म्यू। मतलब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थी लगभग वही, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वही आपका एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर है? ये तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जिन पे सीधे सीधे से सवाल बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप एक काम करो, इसमें ना ग्राफ बना के दिखाओ मुझे। जैसे मान लो आप इसमें ग्राफ बना के दिखाओ कि अगर मैं थीटा चेंज करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ भाई बना रहे हो, थीटा चेंज करने पे इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा। देखो जब थीटा 0 डिग्री है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg। थीटा 0 पे तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg, ठीक है। अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाता π/2 तो नॉर्मल 0, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं बचा नॉर्मल का, वो सीधा ही नीचे आ जाता। तो थीटा π/2 पे ये हो गया 0। अब आप हैं कैसा बनेगा ना, ये देखो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा, कोस थीटा। कोस का ग्राफ बनाना आता है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में कोस का ग्राफ बनाना आता है, ये 0 से 1 से 0 जाता है। तो जब वो 1 होगा तो ये mg, यानी कि वो 1 की बजाय mg से स्टार्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल साइनोसोइडल ग्राफ बनेगा। साइनोसोइडल मतलब वो जो कोस और साइन के ग्राफ होते हैं वो, तो साइनोसोइडल कर्व के रूप में यहाँ पे n आएगा।
समझ गए हो ना, इस तरह से ग्राफिकल वे में ऑप्शंस आ जाए, कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाए। अगर मान लो इसी में ये पूछा जाए कि जो इसका ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा, मान लो मैं उसे f कह दूं, f का ग्राफ बनाओ विद थीटा, क्या होगा? f का ग्राफ बनाओ विद थीटा कि क्या होगा? इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये तो n का हो गया। मान लो मैं कह रहा हूं कि आपसे मैं f का ग्राफ पूछ लूं, ये कैपिटल F, तो ये f किस पे डिपेंड कर रहे हैं? साइन थीटा पे। साइन थीटा का ग्राफ ध्यान है आपको कैसा बनता है? यस सर। साइन 0 पे 0 होगा और साइन 90 पे 1 होगा, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ जाएगा। यूं बताओ, ये दो ग्राफ आ गए हैं समझ, ये भी साइनोसॉइडल कर्व है। यस। ठीक है, मान लो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ बनाओ थीटा के साथ, ये मानते हो कि म्यू इज लेस देन 1, ये म्यू लेस देन 1 मानना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, ये मुझे लगता है ये क्या लिखा हुआ है, एफ लिमिटिंग इक्वल टू mg sin थीटा। हाँ ठीक है, बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होगा? देखो कंफ्यूजन में क्यों मान के चल रहा हूं, यहां से तो लगता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू mg इंटू कोस थीटा, लग रहा है नहीं यहां से म्यू mg इंटू कोस अल्फा। हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है ये? और यहां से लग रहा है mg sin थीटा, तो साइन के अकॉर्डिंग चलेगा कि कोस के अकॉर्डिंग चलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ, ये बताओ आप। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ साइन के अकॉर्डिंग चलेगा या कोस के अकॉर्डिंग चलेगा? कहाँ कंफ्यूजन है, समझ आ रहा है क्या, क्या कंफ्यूजन है? यस सर। देखिए, अगर आप ये देखते हैं, एफ लिमिटिंग इसके बराबर तभी हो पाएगा जब आप एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंच गए, दिस विल बी ओनली इक्वल टू mg sin अल्फा। लेकिन ये चीज हमेशा मेंटेन रहेगी किसी भी एंगल थीटा पे, ये चीज हमेशा मेंटेन रहेगी किसी भी एंगल थीटा पे। ये केवल एक स्पेशल केस है जब वो थीटा बराबर अल्फा होगा। तो ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनेगा? कोस अल्फा। कोस के अकॉर्डिंग। और अगर कोस के अकॉर्डिंग इसकी पीक वैल्यू बनती है म्यू mg, और जो म्यू mg है, म्यू mg क्योंकि म्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं यहां कहीं रुकेगा, म्यू mg यहां कहीं आके रुकेगा और ये यूं आएगा, यूं इस तरह से। आपसे पूछा जाए ये कौन सा पर्टिकुलर एंगल है, ये वो एंगल है जिस वक्त म्यू mg की और f मतलब mg sin थीटा की वैल्यू सेम है, मतलब ये वो एंगल है जिस वक्त म्यू mg कह रहा हूं मैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन और f बराबर है। ये वो वैल्यू है जहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और f बराबर है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन और f जब बराबर होते हैं उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या आपको ग्राफ से एंगल ऑफ रिपोज ढूंढना आ गया है? यस सर। देखो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे करके रखते हैं, कोई बात नहीं इस तरह की चीजें, लेकिन ये चीजें अक्सर नहीं करके रखते हैं। तो अगर सवाल ही इस सिचुएशन के ग्राफ ही ग्राफ आ जाए और वहां से कुछ पूछा जाए, तो अभी बताओ कि आपको ग्राफ क्लियर हो गए हैं कि नहीं तीनों? यस सर। देखो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, खासकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के ग्राफ में, और खासकर ये वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज कैसे आई है। क्या सभी को क्लियर है क्या जो क्लास में है प्रेजेंट? यस सर। ठीक है, मान लो जैसे यही सेम सवाल आ जाए, भाई ये सिचुएशन है
ये सिचुएशन और आपको ऐसे ही कुछ ग्राफ्स दे रखे हों और वहां पे बस ये वैल्यू दे रखी है अल्फा ना बोल के, वहां लिखा हो 37 डिग्री, इतना दे दिया केवल कि भाई ये एंगल है 37 डिग्री, और तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। उन्होंने तो बस ये दे दिया कि ये वाला ग्राफ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, ये वाला ग्राफ नॉर्मल रिएक्शन का है, और ये वाला ग्राफ इस एफ का है, mg sin थीटा का। और उसमें अब आगे वो कुछ भी चीज यूज करवाना चाहे तो इसका मतलब आपको पहले ही देके चल रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज कितना लेना है आपको, 37 डिग्री। या फिर यूं दे रखा हो कि ये ग्राफ यहां आ रहा है हाफ mg तक, बताओ इसका म्यू कितना है, म्यू कितना है इस इन दोनों के बीच का, बताओ भाई इन दोनों के बीच का म्यू कितना है बताइए। 3/4। ना, गलत जवाब है, दोबारा सोच के बताओ। ये ग्राफ आपको दे रखा है और आपको जस्ट ये बताना है कि म्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, बताओ। अरे ये ग्राफ गया कहां तक था उसके अकॉर्डिंग देख के बताओ ना, ये कहां तक जाना था, ये ग्राफ कौन सी वैल्यू तक, ग्रीन वाला। क्या ये ग्राफ म्यू mg तक गया था कि नहीं? अरे ये अभी तो किया था हमने, कहां तक गया था ये ग्राफ, ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है इसकी, म्यू mg, और म्यू mg आपको दे रखा है हाफ mg, तो म्यू कितना है, हाफ। तो मैं आपसे यार ये कह रहा हूं अगर ये ग्राफ आप कर लिए हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन आए तो आपसे डायरेक्ट होना कम से कम वहां, और इन पे सवाल आएगा तो वो अच्छे कैटेगरी में काउंट होगा, बिकॉज जनरली ये ग्राफ आप पता नहीं बच्चे करके भी जाते हैं कि नहीं इस तरह से। चलो अभी बताओ मुझे, इस सिचुएशन का ग्राफ क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा एक मैंने एक्ट्रूड मशीन में कभी पढ़ाया था आपको इक्विवेलेंट सिस्टम, क्या वो ध्यान है क्या, इक्विवेलेंट सिस्टम जिससे कि इवन इनफाइनाइट एक्ट्रूड मशीन का भी एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। इनफाइनाइट वाला पढ़ाना था। हाँ वही, चलो मैं करता हूँ डिस्कस। देखो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट्स काफी हैं पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में, और मैंने इसीलिए आपको प्लेलिस्ट पूरी भेजी थी भाई, जिसको जो जो मन करे वो हेडिंग देख के टाइटल देख के वहां से देख सकता है, ये सारी चीजें उनमें भी हैं। बट मैं तो अब जो जो मुझे लग रहा है वही ठीक ठाक है। जैसे अब ये ग्राफ वाली बात की, शायद अब मुझे याद नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट उन वीडियोज में ना हो, पक्का ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन अभी अभी जो ग्राफ आप बताए थे ये ऐसे ही ये जो मैं अभी बताऊंगा इक्विवेलेंट पुली सिस्टम वो तो है उसमें। देखो कभी कोई ऐसा सिस्टम है, एक साइड मास है m1 और एक साइड मास है m2, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि जैसे ऊपर वाली रस्सी पे आपने बस एक मास अटैच कर दिया एंड दैट वाज 4 म्यू, ये होता है इक्विवेलेंट सिस्टम। यहां भी ऊपर वाली रस्सी में उतनी टेंशन होगी जितनी यहां है, इंटरनल मोशन हटाओ, बाहर वालों के लिए क्या है वो हम देख रहे हैं। जैसे ये एक आदमी है जिसने पुली पकड़ रखी है, चाहे तो वो इस सिस्टम को लेके चले चाहे वो इस सिस्टम को लेके चले, उस पर बराबर जोर पड़ेगा। यहाँ म्यू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस इसको m2 बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई ये बताओ एक बार मुझे आप सभी बच्चे, क्या ये याद है कि आपको इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे पुली को छोटा बनाया जाता है, ये एक्ट्रूड मशीन को? यस सर। और भी कोई स्टूडेंट को यहाँ भरे यार, ये हर्षित हर्षित बोल रहे, बाकियों को ध्यान है ना ये कैसे छोटा करके पुलिस सिस्टम को सोल्व किया जाता है? यस सर। तो अब देखो जैसे मान लो इनफाइनाइट टाइप पुलिस सिस्टम हो, या इनफाइनाइट से पहले यूं ही कोई सिस्टम आ जाए, ये एक मास है 2 kg, ये एक मास है 1 kg,
गया 4 म्यू। कहाँ पे? ऊपर? यस सर। 4 म्यू। कारण भी बता देता हूं, इस रस्सी में टेंशन कितनी होती है? 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हम रिड्यूस्ड मास किसको बोलते हैं? 2m1m2 को या m1m2 को? m1m2 को। हाँ तो ये 2 म्यू हो गया ना, 2 म्यू जी टेंशन होगी। यस सर। 2 म्यू जी इधर होगी, 2 म्यू जी इधर होगी, तो ऊपर टेंशन कितनी बनेगी? इन दोनों टेंशन को 4 म्यू जी। 4 म्यू जी, यानी कि उसको लगेगा कि जैसे 4 म्यू मास उसके साथ अटैच है। ठीक है, मान लो ये कोई सिस्टम है और आपको खाली ये बताना है कि इस 2 kg की एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2 kg की एक्सेलरेशन। तो वैसे तो इक्वेशन बनती चलेगी। अब आप इनको छोटा करते चलो। पहले इस सिस्टम का म्यू कितना? 8/3। 4 × 2 8 अपॉन 4 + 2 6। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आया? 4/3। 4/3। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 16/3। यानी कि इस जगह को लगेगा कि नीचे एक 16/3 का मास अटैच है। तो आप इस पूरे को हटाओ और यहां एक मास अटैच कर दो 16/3 का। फिर इन दोनों का म्यू निकालो। 1 × 16/3 अपॉन 1 + 16/3 कितना आ रहा है? 16/19 आ गया। 16/19। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 64/19। 64/19। अब इस पूरे को भी हटाओ और यहां रख दो 64/19 kg। ये भारी है तो यहां की तरफ अब एक्सेलरेशन आ जाएगी m2 - m1 64/19 - 2 इंटू जी और अपॉन m2 प्लस m1। तो ये किस तरह से एक्टूड मशीन वाला सिस्टम छोटा किया जाता है, समझ आ गया है क्या? यस सर। ठीक है, इनफाइनाइट वाला करके दिखाऊं कि हो जाएगा? देख लूंगा सर करके। हाँ वो है ही आपके पास, उसमें तो कर लेना, हो ही जाएगा। तो ये इस तरह से अपने एक्टूड मशीन का भी इक्विवेलेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं हम। फ्रिक्शन में जैसे एक बड़ा आसान सा ग्राफ है जो हमें ध्यान रखना ही रखना चाहिए। अप्लाइड फोर्स आप कुछ लगा रहे हैं, उसके साथ फ्रिक्शन कैसे चेंज होगा। ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ फ्रिक्शन, तो आपको ध्यान है ना, ये वाला ग्राफ यूं चलता है, देन एक हल्का सा किंक आता है एंड देन ये स्ट्रेट जाता है। ये ग्राफ ध्यान है? नो सर। नहीं, सुनो तो फिर इसको भी समझ लो। फ्रिक्शन की शुरुआती बात है ये। देखो ये ग्राफ जो है ये HCV में एक क्वेश्चन के तौर पे भी दे रखा है शायद, ऑब्जेक्टिव सेकंड में। कोई नहीं, मैं अब रिपीट ही करवा रहा हूँ दोबारा। अभी एक बच्चे मना भी कर रहे थे कोई। देखिए मान लो ये जैसे कोई ब्लॉक है, आप इस पे फोर्स लगाते हो चलाने के लिए, रफ सरफेस है, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ वो F है और फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो स्मॉल f है। रफ सरफेस है, अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया तो बताओ इस पे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लगेगा, नीचे चल ही पड़ेगा। तो 0 पे 0। मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया लेकिन ये चला नहीं, अगर ये चला नहीं तो फ्रिक्शन कितना लगा? 1 न्यूटन। 1 ही। 2 पे भी नहीं चला तो 2 न्यूटन। मतलब कुछ देर तक तो ये ऐसा चलता है कि जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शन। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है y = x टाइप। ये जो फ्रिक्शन लगता है जब तक ये नहीं चलता, इसे हम बोलते हैं कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू सरफेस वगैरह और म्यू वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन = F अप्लाइड। जितना आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F अप्लाई कर रहे होंगे, जितना आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F अप्लाई करेंगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता चलेगा। ये वो वैल्यू है जिसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो वैल्यू है जिसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा पहुंची है फ्रिक्शन की। मान लो ये 3 पे भी नहीं चला लेकिन अब बस चलने वाला है, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है।
उसके बाद अगर आप 4 भी लगाओगे तो ये चल पड़ेगा और फ्रिक्शन 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लो 2.9 हो गया, अब कि आप 5 लगाओ तब भी ये 2.9 ही रहता है, तो इसलिए ये ग्राफ आगे सीधा बन के चलता है। क्लियर है ये वाला ग्राफ? यस सर। ठीक है, देखो इनमें, हाँ जी बोलो। क्वेश्चन है क्या? एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 16। अब एचसीवी अभी मेरे पास नहीं, आप सवाल बोलो क्या है। A car is going at a speed of 21.6 km per hour when it encounters a 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2√3, so that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km per hour. एक मिनट सुनो, डायग्राम दे रखा है कुछ उसमें? सर स्लोप है, स्लोप दे रखी है। स्लोप के ऊपर एक स्ट्रेट रोड है। ये ऐसे है क्या? यस यस सर, यस सर। ये एक स्ट्रेट रोड है और ये स्लोप कितनी है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। अब कार कितनी स्पीड से आ रही थी? 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी आ रही है 21.6 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा जी, और क्या म्यू बता रखा है क्या? म्यू 1/2√3। इनके बीच का जो म्यू है दैट इज 1/2√3। अच्छा, अब इसने कहा है कि आप कैसे ही ब्रेक लगा लो भाई, लास्ट में नीचे उतरते वक्त आपकी स्पीड क्या होगी ये बतानी है ना आपको। सर ऐसे बताने कि ये 36 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी, प्रूव करना है। हाँ हाँ, यही आपको बताना है। कुछ हाइट वाइट दे रखी होगी या तो स्लोप या मतलब इसकी लेंथ। स्लोप 12.8 मीटर लॉन्ग है। ये कितना मीटर लॉन्ग है? 12.8 मीटर। 12.8 मीटर लॉन्ग है। अच्छा अब सुनिए, देखो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नीचे आता कितने एक्सेलरेशन से? जी sin थीटा। तो इसकी जो स्पीड यहाँ होनी थी वो हो जाती v इज इक्वल टू √u का स्क्वायर, ये जो भी है इंटू 5/18 कर लोगे ना ये तो। यस सर। u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा और इंटू ये जो है s। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये है, लेकिन अगर आपने अच्छे खासे हार्ड ब्रेक भी लगा दिए, हार्ड ब्रेक लगाने का मतलब है कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो पीछे लग रहा है, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो जो एक्सेलरेशन होगी नीचे की तरफ वो बनेगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। पता है ये चीज? यस सर। तो पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज दे रखी हैं, और जी साइन थीटा की जगह वो पुट कर दो, तो अब जो भी आएगा वो वही आ जाएगा जो 36 कह रहे थे। मतलब v की रेंज आ गई हमारे पास, इसकी जो नीचे पहुंचने की रेंज है वो होगी √u² प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू एस से लेके √u² प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा और इंटू एस। तो इन्होंने पूछा इससे ज्यादा होगी तो मतलब ये लोअर वैल्यू निकालनी है। आगे बताओ, क्लियर हो गया ये? सर यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बहुत ज़्यादा भी आपकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स रहा नहीं डाउट्स के मामले में, तो आप लोग कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार बताओ। आपने कहा हमारे पास मैटर भी है या इस तरह का भी है, मैंने भी दोबारा रिसेंट किया था, कुछ एचसीवी भी है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो? बिकॉज हमने कैपेसिटेंस रोक दिया अपना, ये 3-4 दिन इसमें जा रहे हैं, कैपेसिटेंस भी हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी आगे। कर रहे हो? कल की क्लास में क्या करना है? कल एक पेपर से पहले एक तरह से लास्ट क्लास है हमारी, कल क्या करना है हमें? अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करवा देना। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, सुनो, क्योंकि आज सफिशिएंट नंबर ऑफ डाउट्स ही नहीं आए। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था बट लास्ट तक भी 2 ही प्रॉब्लम आई थी, तो मैं कुछ और करवाने लगा हूँ। या तो मैं कल आपको एक बार एक क्विक रिकैप, छोटे छोटे सवाल लेके
या जो आए हुए क्वेश्चन हैं या कुछ भी एक क्विक सा रिकैप काइनेमेटिक्स से फ्रिक्शन तक का करवा दूं 1 घंटे, या आपके डाउट्स हैं तो फिर वो दें, बताओ क्या करना है। भेज देना सर, तीनों चैप्टर की बना के कोई एक। क्या ले लें? पीपीटी दे देना सर कोई। चलो ठीक है, तीनों चैप्टर्स का कुछ मिक्स से क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, कुछ उसका डिस्कशन हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स वैसे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आज हमने ये मुझे तो एक जो थोड़ा सा नया लगा, एक ग्राफ वाला ही लगा कि जिसमें कोई कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। क्या वो ग्राफ वाला चीज समझ आ गई आपको? यस सर। डायरेक्ट ग्राफ आके आपसे पूछ ले म्यू कितना है, डायरेक्ट ग्राफ में पूछ ले अल्फा कितना है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप एक बार में ही उसका जवाब दे पाएंगे क्या है क्या नहीं। अच्छा, एक इस तरह की चीजें भी अपनी रिवाइज कर लेना। इस तरह की चीजें ये करवाए होंगे हमने पिछली साल भी, मतलब आप सभी ने किए होंगे। इधर ब्लॉक है, इधर ब्लॉक है, ये तो फिक्स है, लेकिन फ्रिक्शन दे रखे हैं, म्यू1 थीटा दे रखे हैं, तो उसमें कौन सा केस होता है, ये इधर स्लिप करेगा या इधर स्लिप करेगा या किधर भी नहीं जाएगा, टेंशन कैसे निकालते, करवाए थे क्या ये पिछली बार, बताओ। यस सर। हाँ हर्षित, आप तो हमारे में कुछ बाकी बच्चों से जानना चाह रहा हूँ, बताओ भाई जो सर किए है ना ये चीजें। हाँ तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको खुद जज करना है कि इधर चलेगा या उधर चलेगा या कहीं नहीं चलेगा, या टेंशन कैसी होगी। कई बार क्या होता है, इधर से टेंशन निकालते हैं आ गई 400 न्यूटन, इधर से टेंशन निकाली आई 250 न्यूटन। अब रस्सी एक ही है, रस्सी एक ही है, तो फिर टेंशन कितनी होगी, दो टेंशन थोड़ी हो सकती है। इधर आप अलग से सोल्व कर लेते हो, दोनों रुके हुए हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। सपोज कीजिए इधर भी फ्रिक्शन और फ्रिक्शन मिला के तो चलने नहीं दे रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी आपको टेंशन बतानी है कितनी है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि टेंशन इसके अकॉर्डिंग होगी या इसके अकॉर्डिंग होगी, तो एक ही। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो आप अपने रिवाइज करके रखना, ये जो भी चीजें हैं। कंस्ट्रेंट का तो पूरा यूज हो ही जाता है इसमें, कंस्ट्रेंट वाला तो मतलब किसी भी सवाल में यूज हो सकता है। खैर वो पिछले 1-2 क्लास में रिवीजन हो भी चुका है उनका तो। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल सी बातें बताओ जो 9th क्लास के बच्चे भी करते हैं। यूं बताओ कि जैसे यूं आ जाए सवाल, स्विमिंग कर रहा है कोई आदमी, तो स्विमिंग पॉसिबल है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से। अब मैं 5 मिनट कुछ थ्योरेटिकल बातें करता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। स्विमिंग में न्यूटन थर्ड लॉ से ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम जितना फोर्स पीछे लगाते हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर आगे लगता है और हम चल पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा ही एक एग्जांपल है वॉकिंग ऑफ ए मैन, पढ़ते हैं ना 9th में या +1 में पढ़ते हैं सर। तो मुझे यूं बताओ, जब आप चलते हो तो आप अपने पिछले पांव की मदद से आगे बढ़ पाते हो या अगले पांव की मदद से? पीछे वाले की मदद। पीछे वाले की मदद से। और पीछे वाला पांव आप पे आगे फोर्स लगाता है, आप इसको पीछे प्रेस करते हो। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऊपर एक आगे। ऊपर वाले कंपोनेंट को तो क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन। आगे वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम चलते हैं तो हम पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? आगे स्टैटिक। और वो पीछे नहीं लगता, वो जैसे हमें चलाता है किधर लगता है? आगे लगता है। आगे। सुनो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लो आप। भाई आगे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन भी होगी, फोर्स अपॉन मास। यस सर। मान लो आपकी एक्सेलरेशन बहुत ही हल्की सी मैं मानूं, चलो थोड़ी सी एक्सेलरेशन मानी मैंने, कितनी मान ली? कमी है काफी, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप घर से सुबह सुबह निकले, आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। आप कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करके आ रहा हूँ, सीधा सीधा जाऊंगा मैं। आपने कहा मैं सीधा सीधा जाऊंगा 1 घंटे मॉर्निंग वॉक। 1 घंटे में टाइम कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड 0, तो 3600 सेकंड बाद आपकी स्पीड कितनी होगी? v = u + 80। कितनी स्पीड होगी? 360 तो मीटर पर सेकंड है। अगर आप उसको किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 7 35,
2 72 गुणा 18 कितना आ गया, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ। 72 इंटू 18 कितना आया? कितना आया? बोलो भाई। अरे कर ही नहीं रहे क्या मल्टीप्लाई? 1296 किलोमीटर पर आवर। यार आप तो शताब्दी ट्रेन से फास्ट हो रहे हैं। मतलब अगर आप 1 घंटे भी चलते रहे इतनी हल्की सी एक्सेलरेशन से तो आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। तो क्या आइडियल केस होता है वो है? आइडियल केस होता है ना। आइडियल मतलब फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन तो हमें चला रहा है, फ्रिक्शन ही जीरो होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो मैं स्टार्ट ही नहीं हो पाऊंगा। तो बताओ फिर, अगर जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं अगर ये सब हुआ तो आप तो रुक ही नहीं पाओगे 1 घंटे बाद। 1296 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है कि गलत है, या ये गलत है? क्या चीज हो रहा है यहाँ पे? नॉर्मलाइज नहीं लगेगा सर। तो नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल का तो मतलब ही होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। जो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वही नॉर्मल है। क्या होता है सुनिए, जिस वक्त आप जैसे चलना स्टार्ट करते हो फ्रिक्शन आगे लगता है, लेकिन जब आपकी नॉर्मल वॉकिंग होती है तो आगे वाले पांव पे फ्रिक्शन पीछे लगता रहता है, पीछे वाले पांव पे फ्रिक्शन आगे लगता रहता है। तो बार बार ऐसा होगा कि नेट फोर्स फ्रिक्शन का 0 हो जाएगा। देखो जैसे आपका अगला कदम आगे रखा जाएगा वो रुकेगा कि नहीं बताओ चलते चलते? यस सर। रुक रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन उस पे किधर लग गया? उस पांव पे पीछे लगा। ठीक है, फिर आपने पिछला पांव उठा लिया, लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो इसी पांव पे जो रखा हुआ उस पे फ्रिक्शन आगे हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज नेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाती है आप पे? 0। इसीलिए तो आपकी स्पीड बढ़ नहीं पाती है, इसीलिए तो हम नॉर्मल स्पीड से चलते रहते हैं। हाँ, अगर स्पीड बढ़ानी हो तो फिर बात अलग है, तो फिर फ्रिक्शन इस तरह एडजस्ट होगा। अच्छा, वॉकिंग ऑफ मैन छोड़ो, अगर गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी तो यूं बताओ, रफ रोड पे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है। सीधी चल रही है, सीधी लग रहा है ना। अगर रफ रोड पे गाड़ी चल रही है लेकिन सीधी चल रही है, मतलब प्योर रोलिंग में है, थोड़ा रोटेशन की तरफ गए, उस वक्त फ्रिक्शन नहीं लगता है। फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? जब तक वो रोलिंग अटेन करता है। शुरू में जैसे वो स्टार्ट होगा रोलिंग, जब तक वो अटेन करेगा तब तक फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद रफ रोड पे भी फ्रिक्शन नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर वो टर्न करती है, गाड़ी टर्न करती है तो फ्रिक्शन लग जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। लेकिन इस टेस्ट में ना तो आपका रोटेशन आ रहा है ना आपका सर्कुलर मोशन आ रहा है, तो इस तरह की चीजें तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। यार आप एक काम तो कर लो, कम से कम कल की क्लास तक HV के ये 3 चैप्टर हैं, 3 ही, एक काइनेमेटिक्स, एक फोर्सेस, एक न्यूटन लॉ और एक फ्रिक्शन, इनके केवल ऑब्जेक्टिव ही कर लो। ठीक है, कर लेंगे सर। अब सुनो, ये हो जाएंगे 50-60 सवाल तो हो ही जाएंगे। काइनेमेटिक्स, फोर्सेस, न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन। आप 2 काम कर लीजिए, आप केवल 2 काम कर लीजिए इन चैप्टर्स के। एक तो सोल्ड एग्जाम्पल करने में तो कोई जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा आप एक्सरसाइज करो, लेकिन कल की क्लास तक एक तो इनका सोल्ड एग्जाम्पल कर लीजिए और एक इनकी ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। हाँ भाई हर्षित बताओ, 1 मिनट कर लोगे ये? यस सर। मैं कुछ और मैटर भी आपको भेज दूंगा, लेकिन एटलीस्ट कल तक ये काम करें। काइनेमेटिक्स, फोर्सेस, न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन, 4 चैप्टर के HCV के सोल्ड एग्जाम्पल काफी अच्छे होते हैं। सोल्ड एग्जाम्पल उसके कुछ तो अच्छे मिलते ही उनमें, और सोल्ड एग्जाम्पल हाँ एक्सरसाइज से अच्छे हैं उसके सोल्ड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज में तो क्या होता है, एक नॉर्मल लेवल से शुरुआत होती है और आगे जाके अच्छे आते हैं। सोल्ड एग्जाम्पल में रैंडम वेरिएशन है, बीच बीच में अच्छे सवाल आ जाते हैं इस तरह से। तो
कम से कम सोल्ड हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव सारे कीजिए फर्स्ट और सेकंड, और अगर मैं कुछ और मैटर कल तक भेजता हूं तो आप वो भी करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर कल जो हमारी टेस्ट से पहले एक लास्ट ही क्लास होगी तो उसमें इतना काम आप करके रखिए। ठीक है, कल मिलते हैं हम। थैंक यू।